A very good evening to my dear students. Today I am going to continue your political science. Why do we need a parliament? हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ. देखिए यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर लोकसभा लिखा हुआ है. टोटल सीट्स ये हैं और इसमें कांग्रेस ने इतनी जीती है, पीएसपी ने इतनी जीती है, कम्युनिस्ट ने इतनी जीती है और जामसेंट ये पार्टी ने इतना जीता है. ये एक चार्ट है जिसमें ये शो हो रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर लोकसभा, जिसमें बता रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है. ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. तो यहाँ पे क्या है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. हम लोगों को पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है. नीड मतलब आवश्यकता. We need India pride ourselves in being a democracy. Here we will try to understand the relation between the ideas of participation in decision making and need the democratic government. हमारे को democratic government क्या होता है और इसके में क्या ideas हमारे यूजफुल हैं, आज हम उसके बारे में रीड करेंगे. It is these elements that together make us a democracy and this best expressed in the institution of the parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. तो इसको बनाना ही मेन क्या है, की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, ये देखो एक तरीके से ये बोला जाए तो ये हमारी पार्लियामेंट का डिजाइन है. ये पार्लियामेंट का डिजाइन क्या है कि इसमें हर व्यक्ति की बराबर की सदस्यता है, क्योंकि हर कोई इसमें इक्वल राइट्स रखता है वोटिंग का. नाउ व्हाई शुड पीपल डिसाइड. पीपल क्यों डिसाइड करते हैं. इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. प्रीसीडिंग दिस वे a long and difficult struggle in which many sections of society participated. मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ये सबको मालूम है. इसके पहले काफी स्ट्रगल हुआ हमारी सोसाइटी में. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइंड द स्ट्रगल एंड दे वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. जो यहाँ के लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग बैकग्राउंड के थे, जो कि स्ट्रगल किए, इंस्पायर्ड हुए अपने आइडियाज, मतलब अपने आइडियाज के लिए इनको इंस्पायर किए, फ्रीडम लाए, इक्वालिटी लाए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन किए. तो अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन अ फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री द मैनी ऑफ डिसीजंस दैट दे टुक्स. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा रूल नहीं था जिससे वो लोग अपने पार्टिसिपेशन को कर सकते थे या पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले सकते थे. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन. पर उन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा खतरों का सामना किया अपने इस डिसीजन को लेने के लिए. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन. और ये जो फ्रीडम का मूवमेंट था ये सारी चीजों को चेंज कर दिया. हम यहाँ पे देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. 1909 में गवर्नमेंट ने एक रूल लाया जिसमें एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को चूज किया जाता था. वाइल दिस अर्ली लेजिस्लेटर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये किसके अंडर में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था. जहां पे रिस्पांस कौन करता था कि ग्रोइंग डिमांड्स जो होते थे नेशनलिस्ट के, और वो लोग अलाउ नहीं करते थे एडल्ट्स को वोट करने के लिए. पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब हर किसी को वोटिंग का राइट नहीं था. एज यू रीड इन चैप्टर 1, the experience of colonial rule as well as participation of different people in the struggle for freedom left. हमने ये पढ़ा ही है कि हर किसी को ने स्ट्रगल किया था गवर्नमेंट में अपने राइट्स के लिए, सिटीजनशिप के लिए. तो ये सारा क्या है कि एक्चुअली वी आर विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक. It means that the government had to be sensitive to people's need. मतलब जो लोग होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं. The dreams that aspiration of the freedom struggle were made concert in the constitution of independent India.
that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizen of the country have the right to vote. मतलब हर व्यक्ति जो कि इस देश का नागरिक है, सिटीजन्स मतलब नागरिक, और उसको पूरा राइट है किसका? वोटिंग का. पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव. देयर टेक ऑफ पॉइंट्स. यहाँ पे एक देखो एक इमेज दी हुई है. दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी पोलिंग मटेरियल एंड ईवीएम्स टू पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड डिफिकल्ट टेरियन. मतलब जहाँ पे जगह पे नहीं पहुंच पाता है कोई भी साधन, तो वहां पे एलिफेंट से ये देखो ये ऐसे लेकर जाते थे ईवीएम मशीन्स को और सारी चीजों को. तो ये क्या है कि अप्रूवल, ये पार्टिसिपेशन क्या होता है? इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये अप्रूवल क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए होते हैं. तो वो काम कैसे करेगी, बेसिक आइडिया उसका क्या होगा. इंडिविजुअल सिटीजन्स उसमें क्या करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, क्योंकि लोग ही क्या करते हैं? वोट देते हैं. हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. मतलब इंडिविजुअल कैसे लोग गवर्नमेंट को अप्रूवल देते हैं. वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस. पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. लोग क्या करते हैं? अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं. Then one group from among this elected representative forms the government and the parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representative from the government and also control it. और यही लोग क्या करते हैं कि लोगों को सेलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उस पर पूरा कंट्रोल करते हैं. The above idea of representative has been an important theme in your class 6th and 7th. मतलब हम 6th and 7th में पॉलिटिकल लाइफ में ये पढ़े हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. लेट अस रिकॉल दिस आइडियाज बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज दिया हुआ है जो आपके लास्ट ईयर के चैप्टर से ही रिलेटेड है. आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा. द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें 1947 के बाद जो रोल मतलब क्रिएट किया गया, देखो ये फर्स्ट है कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम लॉ, ये यहाँ पे देखो ये पार्लियामेंट है हमारा. अब 2 हाउसेस होते हैं इसके. एक होता है राज्यसभा जिसका काउंसिल जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 245. इट इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके. और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल विद द टोटल मेंबरशिप ऑफ 545. अब देखो जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उनका सिलेक्शन कौन करता है? हम करते हैं. और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के मेंबर का सिलेक्शन कौन करता है? ये जो लोकसभा के पर्सन्स रहते हैं वो सिलेक्शन करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का. जो लोकसभा होती है उसको कौन प्रोसीड करता है? स्पीकर प्रोसीड करता है. आपने कभी देखा होगा दिल्ली दूरदर्शन या कोई भी चैनल में लोकसभा वाले, जिसमें कोई भी लोकसभा का जब लाइव टेलीकास्ट होता है, कोई भी चीज को पारित किया जाना रहता है या कोई भी रूल लाना रहता है, तो वो पहले कहा जाता है लोकसभा में अप्रूवल होता है. जब वहां पे मेजॉरिटी उसको अपना वोट दे देती है, फिर वो अप्रूवल के लिए कहा जाता है? राज्यसभा जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. दिस आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट. द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम has immense powers because it is the representative of the people. Election to the parliament are held in a similar manner. मतलब एकदम नॉर्मल मैनर में जो होता है वही होता है इलेक्शन का स्टेट लेजिस्लेटर में. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. हर 5 साल में लोकसभा का क्या होता है? इलेक्शन होता है. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page 41. पेज नंबर 41 में जो आपको दिखा, देखो यहाँ पे पेज नंबर 41 में आपको एक वो मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा. ये देखो, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवाइडेड है. इसमें जनरल लोगों को कितनी मिल रही है सीट? 412, एससी लोगों को 84 और एसटी लोगों को 47. ये 543 का है. ठीक है. इसमें 2 मेंबर्स कौन होते हैं? 2 मेंबर्स वो होते हैं, एक तो होता है
आपका, और बाकी के जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। ये एंग्लो इंडियंस कौन से होते हैं? जो ब्रिटिश जब हमारे कंट्री को छोड़ के जा रहे थे ना, तब उन लोगों ने ये अथॉरिटी लिया था कि जो 2 मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में वो उनके होंगे, तो 2 मेंबर्स वहां के होते हैं। अब ये देखिए, ये एक रिजल्ट ऑफ द 16 लोकसभा इलेक्शन मई 2014 का दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ एमपीज दिए हैं। तो बीजेपी 282 मिला था, बाकी ये सारे बाकी के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लोगों का सिलेक्शन होता है, और जिसकी भी मेजोरिटी ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे बीजेपी की ज्यादा है, तो उस टाइम पे फिर किसका शासन आएगा? बीजेपी का शासन आएगा, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो बीजेपी का बनेगा। अब वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, क्या बन जाते हैं ये लोग? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। दिस एमपीज टुगेदर मेक अप टू पार्लियामेंट। वंस इलेक्शन to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions। तो लोगों को फिर क्या क्या काम करने पड़ते हैं? वो आपको सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, जो भी वहां के अकॉर्डिंग होगा। अब ये देखो, ये लोकसभा इलेक्शंस 2009 का यहाँ पे रिजल्ट आपको बताया है। देखो, इसमें नेशनल पार्टीज को इतनी सीट मिली थी और ये बाकी के स्टेट पार्टीज थी, ठीक है। अब यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन इट Parliament of India consists of President, the Rajya Sabha and Lok Sabha. After the Lok Sabha election, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. हर पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग जीते हैं, इसका एक लिस्ट तैयार किया जाता है। फिर जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट तैयार हो जाता है, तो उसमें मेजोरिटी वाला जो होता है, वहीं से एमपीज क्या करते हैं? 543 उसमें इलेक्टेड होते हैं, और 2 इसमें कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, जो अभी मैंने आपको बताया था। ये मेंबर्स किसके नॉमिनेट करते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जो 543 इलेक्टेड रहते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस रहते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद क्या होता है? द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या होता है कि वो अपोजिट वो वाली रहती है जिनके पास वोट ज्यादा नहीं होते हैं, तो अपोजिशन पार्टी बनाती है, ताकि क्या हो सके? अपोज हो सके, कि कोई भी यदि निर्णय ला रही है गवर्नमेंट, तो उसके भला और बुरा, मतलब उसके दोनों साइड को वो लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को वो देखें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोक सभा इज टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा एग्जीक्यूटिव, उसको सेलेक्ट करना होता है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी। अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कौन होता है? लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, मतलब जो कि लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, वो पार्टी का लीडर होता है। एमपी जो बिलोंग करते हैं हर पार्टी को, और उनका जो मेजोरिटी होता है, तो वही क्या करते हैं? अपनी पसंद से जो भी उनका लीडर रहता है उसको सेलेक्ट करते हैं, और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, ठीक है। दिस मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। ये लोग फिर अलग अलग एरियाज में वर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस। ऑफन टाइम द रिसेंट पास्ट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एक ही पार्टी क्या होता था कि मेजोरिटी रख के पार्टी को चलाना मुश्किल होता था। They then join together with the different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government। मतलब coalition government के लिए इन लोगों ने एक अलग से पार्टी बनाई, ताकि क्या हो सके? गवर्नमेंट को अच्छे से चलाया जा सके। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट। ये राज्यसभा क्या होता है कि स्टेट ऑफ पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोग मेंबर कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। इंटायर लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। कोई भी बिल को जब लॉ बनाना होता है, तो वो राज्यसभा में पहले पारित करना जरूरी होता है। इट देयरफॉर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अलर्टिंग इफ अल्टरेशन आर नीडेड।
The laws enacted by the Lok Sabha, the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states. There are 233 elected members plus 12 members by the nominated by the President. इसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि कौन सेलेक्ट करता है? लोकसभा के मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं। और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? नॉमिनेट हुए रहते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। नाउ टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का एक और काम होता है जो सेशन के स्टार्टिंग में किया। इसमें क्या होता है? एमपी कैन एलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट एमपी इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं या पा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। सारे एग्जीक्यूटिव पे, प्रतिनिधियों पे ये सारा अपना नियंत्रण रखती है यहीं से। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स and also comes to know the opinion of the people through their representatives। अपने representatives से कैसे वर्क कराना है पार्लियामेंट में, और एमपी से ये सारे क्वेश्चंस को गवर्नमेंट यहीं पे पूछती है। क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी, द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल। हर गवर्नमेंट के लिए ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हेल्दी फंक्शनिंग कहाँ से आएगी? ऑपोजिशन पार्टी से आएगी डेमोक्रेसी में। The highlight drawbacks in various policies and programs of the government, mobilize popular support to their own policies। ये लोग अपनी ही पॉलिसीज क्रिटिसाइज करने का काम कौन करता है? They highlight drawbacks in various policies, मतलब हर पॉलिसीज, अपनी ही पॉलिसी को ये लोग क्या करते हैं? बोला जाए तो मोबिलाइज करते हैं, मतलब चला के देखते हैं कि कैसे चलेगी, या इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो सबको सोच के उसके बाद फिर ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं। नाउ द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, इट कैप्स ऑन टोज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज इन एडिशन। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बाद ही क्या किया जाता है? गवर्नमेंट ये देख सकती है कि सही तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, पार्लियामेंट अप्रूवल करता है। क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट, दिस वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मतलब क्वेश्चनिंग से क्या होता है? सारे क्वेश्चंस आएंगे, गवर्नमेंट को पता चलता है कि काम कहाँ है, कैसा चल रहा है। एमपी क्या होते हैं? एज अ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? सेंट्रल में, मतलब हम ही लोगों के भेजे हुए प्रतिनिधि के रूप में ये लोग काम करते हैं। और ये लोग कंट्रोल क्या करते हैं? कंट्रोल भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी निकालते हैं पार्लियामेंट में। ये एक की एस्पेक्ट होता है कि इंडियन डेमोक्रेसी को चलाने का। अब यहाँ पे आ जाइए, हु आर पीपल इन पार्लियामेंट। Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties. Group and pupils that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. मतलब ये लोग स्टार्टिंग से ही इलेक्टेड होते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। There has also been increased political participation for Dalits, backwards classes। मतलब इन लोगों की एक सीट ना बुक होती है, जो दलित्स लोग होते हैं, बैकवर्ड्स लोग होते हैं। अब ये लुक एक देख लो, जिसमें लोकसभा इलेक्शन ईयर्स और वोटर टर्न, जिसमें लोकसभा में आपको ये हर बार का लोकसभा है, ये हर ईयर, तो ये समझ में आ गया। ये टर्न आउट है, वोटर टर्न आउट मतलब कैसे जितनी वोटिंग हुई थी, ठीक है, ये वो है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट। तो इसमें क्या होगा कि मतलब ये एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा समाज के लिए, ठीक है। मतलब एक तो ये क्या है कि एक्सपीरियंस करता है सेपरेट अस टू इम्पोर्टेंट इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज, मतलब हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज करेगा और एडुकेट करेगा रिप्रेजेंटेशन को। इसमें कौन लोग आते हैं? एससी और एसटी लोग आते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एमपी इलेक्ट होते हैं और जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होते हैं? फैमिलियर होते हैं। ये मतलब इनका वहां पे क्या होगा कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दलित हो सकते हैं और आदिवासी हो सकते हैं अपनी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ सिमिलरली हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। अब नया क्या आया है? रिसेंटली ये सजेस्ट किया गया है कि वुमेन्स को भी एक प्रॉपर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये इश्यू अभी भी डिबेट में चल रहा है। 60 इयर्स पहले
सिर्फ 4% MP जो थी वो वुमेन्स होती थी, पर आज की डेट में क्या है 11% है। दिस इज ए स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर दैट फैक्ट दैट हाफ ऑफ पॉपुलेशन आर वुमेन, क्योंकि अभी की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन क्या है वुमेन्स की है। तो कुछ मैटर अभी भी ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व्ड है, मतलब जिनको अभी भी सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम एक रिप्रेजेंटेटिव इनफ नहीं है, मतलब इसमें कभी भी कुछ भी चेंजेस, हम जैसे बीच बीच में लॉज आते हैं ना, विधेयक पारित करते हैं, तो वो सारा भी अभी भी होते रहता है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर्स इज अ रिफ्लेक्शन। जो हम काम करते हैं और उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं वो एक रिफ्लेक्शन होता है जो हमारे स्ट्रेंथ और फेथ के लिए जरूरी है, ताकि लोगों का जो फेथ है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बना रहे। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स दिए हैं। अप्रूवल क्या होता है? कॉन्सेंट, जिसमें एक फेवरेबल टुवर्ड समथिंग, मतलब किसी के लिए भी फेवर में कुछ अप्रूवल करना या बिल को पारित करना, वो अप्रूवल है। कोएलिशन एक टेम्पररी एलियंस होता है जो कि पार्टीज बनाती हैं, जिसको कोलिएशन बोलते हैं। अनरिजॉल्व मतलब कुछ ऐसे मुद्दे जो अभी भी सुलझे नहीं जा सके हैं या सॉल्यूशन नहीं निकला है, उसको बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट होने से आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ ब्यूटीफुल डे।